कहानी का ये 37वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अयान को ख्याति ने किडनैप कर लिया था और वो बुरी हालत में था। ख्याति उठकर अयान के पास आई। जॉगर को घुटने से सरकाकर वो फर्श पर झुकी। उसने अपने जेब से एक चाकू निकाला और बोली, वैसे तो मैं मुर्दों का शिकार नहीं करती, और वो भी तब जब वो इतना हैंडसम और मासूम हो। पर मेरे उसूल मेरी नफरत से थोड़ी ज्यादा है, कहकर उसने चाकू की धार अयान के चेहरे पर रखी। उसकी वो कुटिल नजरें और खतरनाक मुस्कुराहट अयान को शायद ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ा। अचानक ही वो बुरी तरह से चीख पड़ा। आह! ख्याति ने चाकू आहिस्ता से उसके गाल पर रखकर पूरी तेजी से खींच दिया। ख्याति खून की तेज धारा देखकर छोटा सा हंस पड़ी और बोली, पता है, मुझे लाल रंग से बहुत ज्यादा नफरत है, पर फिर भी तुम लोगों का खून देखने के लिए इतनी डिस्पैरेट हो ना, बता नहीं सकती। अयान ने उसे गुस्से से देखा और मन में ही कहा, आई होप भाई साहब आप मेरा क्लू देख पाए प्लीज। दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल में पार्टी एरिया में पूरा सूर्यवंशी परिवार मीडिया को संभालने में लगा था। कई सारे गेट्स को दोस्ती का हवाला देकर वापस भेजा जा चुका था, जिसमें सारे बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स शामिल थे। मीडिया के सवाल और इस घिनौनी फुटेज को संभालना हर गुजरते पल के साथ मुश्किल होता जा रहा था। गायत्री जी ने अभिमन्यु से कहा, हमें हॉल खाली चाहिए, सारे गार्ड्स को यहाँ बुलाओ, जाओ। उन्होंने आदेश जारी कर दिया। वहीं रघुवीर जी ने चंद्रशेखर जी से कहा, जाओ भाई साहब को ढूंढो। स्टेज से उतरते हुए दोनों ने कॉन्फ्रेंस एरिया छोड़ना चाहा, मगर रिपोर्टर्स माइले करतन गए। कुछ ही देर में महल के सारे गार्ड्स वहां आ चुके थे। मौनी भीड़ के बीच से रघुवीर जी और चंद्रशेखर जी को राका के साथ बाहर निकाल रही थी। अभिमन्यु गार्ड्स के साथ हॉल खाली करवा रहा था। कुछ आधे ही घंटे में मेरिया महल के दरवाजे से बाहर थी और सारे लोग महल के अंदर। अपने कमरे में दिया को पता भी नहीं चला कि बाहर पार्टी एरिया में क्या हो गया। वो रत्ना जी की नजरों से दूर थी। वहीं महल के अंदर एक और शौर्य और समर्थ को कॉल करता उदय और दूसरी ओर शुभांगी आंटी को लगातार फोन में रहा पड़ता। महल के अंदर इस अचानक आए तूफान से बिल्कुल ही अनजान थे। जय का फोन उन्हें लगातार बिजी बता रहा था। दूसरी तरफ जय ड्राइव करते करते अयान से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन महल के सदस्यों के अचानक वापस महल में देखने के बाद प्रथम और उदय को सब पता चल चुका था। रघुवीर जी हॉल के बीचों बीच थे। वहां हर किसी के फोन खनखना रहे थे। आरब की खबर चारों ओर उड़ चुकी थी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है बाबा साहब? प्रथम बोला, ये बाद में सोचेंगे, पहले आरव के पास जाओ, बच्चा है वो, अकेला होगा वहां। चंद्रशेखर जी भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, पर ये है क्या? आरव और ड्रग्स? प्रथम बोला, इट्स ए ट्रैप, ये एक जाल है। प्रथम ने कहा तो उदय चारों ओर देखते हुए बोला, अंबर कहाँ गई? सीढ़ियां उतर कर दिया कॉरिडोर में निकलते हुए ये सुन चुकी थी। उसने पूरे हॉल में नजरें घुमाई। अंबर कहीं नहीं थी। राका ने मौनी से कहा, आपके साथ ही ना हो? मौनी पर आंखें गड़ाए वो ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, उन्हें कुछ हुआ तो? दिया बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। शायद उसे वहां से जाते हुए किसी ने देखा भी नहीं। वो दरवाजे के बाहर निकली तो सामने से परिणीता अपनी पूरी ताकत से भागी चली आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रुके। परिणीता ने पूछा, कहाँ जा रही हो? दिया घबराते हुए बोली, अंबर कहाँ है? ये सुनकर परिणीता की मानो आत्मा से निकल गई। वो अटकते हुए बोली, कैसे तुम? परिणीता के हलक से निकला भी नहीं तब तक दिया बोली, तुम अंदर संभालो, मैं ढूंढ लूंगी उसको। परिणीता बोली, साथ में चलते हैं। दिया जानती थी कि वो परिणीता से बहस नहीं कर पाएगी, और वो भी तब जब बात अंबर की हो। वो बिना कुछ कहे महल से बाहर दौड़ गई और उसके साथ परिणीता भी दौड़ पड़ी। मौनी को अब तक ध्यान नहीं रहा कि अंबर उसके बगल नहीं खड़ी। उसका जी थक से रह गया। सबकी नजर उस पर गड़ी थी। उसके हलक से कुछ निकल भी नहीं पाया। प्रथम ने उदय से कहा, पुलिस कमिश्नर से बात करो, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है।
उदय ने सिर हिलाया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि दिया के हाईटेक फोन के सिवा उनके पास नेटवर्क नहीं था। उदय ने फोन लगाया पर नेटवर्क गायब था। उसने कहा, नेटवर्क नहीं है। प्रथम तुम ट्राई करो। सबने अपने अपने फोन चेक किए मगर कोई फायदा नहीं था। राका ने पैनी नजरें महल के कोने कोने पर मारी और बोला, रत्ना कहाँ है? वो हर एक शब्द को चबाता हुआ बोला, रघुवीर जी, चंद्रशेखर जी, गायत्री जी और अभिमन्यु बुरी तरह से चौंक उठे। प्रथम और उदय वहीं के वहीं रुक गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मानो वो समझ ही गए। मौनी ने उनके शब्द कह दिए, वो अंबर को तो नहीं ले गई? रघुवीर जी की आंखें ये सुनकर खून से लाल हो गई। गुस्से में उनकी हथेलियों की नसें उभरी हुई नजर आने लगे। वो बोले, क्या जानते हो तुम सब? वो बुरी तरह से गरज उठे। महल की दीवारें तक उनकी आवाज की गूंज सह नहीं सकती थी। प्रथम और उदय खामोश रहे। चंद्रशेखर जी दांत भींचते हुए बोले, उदय बोलो। इतने में ही अभिमन्यु ने चिल्लाते हुए कहा, अगर दी को कुछ हुआ ना तो आप लोग भी नहीं बचेंगे। गायत्री जी ने उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने प्रथम से कहा, रत्ना, रत्ना शामिल है इन सब में? विराज और सर्वेश इनके साथ मिलकर? उदय ने उन्हें टोका। उसने सिर झटकते हुए कहा, बस ये जान लीजिए आंटी कि रत्ना से हम सब की जान को खतरा है, खासकर अंबर को। रघुवीर जी दहाड़े, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो तुम तीनों? ढूंढो हमारी बेटी को। रघुवीर जी ने दहाड़ते हुए सबको देखा और फिर चंद्रशेखर जी से कहा, जाओ गाड़ी निकालो। मौनी बोली, अंकल शांत हो जाइए आप, वो ऐसे ही नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर जी ने उसे घूरा और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? मौनी बोली, पापा, रत्ना बेवकूफ नहीं है और उनकी चाल हमारी सोच से भी एक कदम आगे है, तो सड़क पर भटक भटक कर अंबर नहीं मिलेगी। गायत्री जी ने चिढ़ते हुए कहा, तो कैसे मिलेंगी? प्रथम ने इसका जवाब दिया, डी उसकी और रत्ना की लोकेशन ट्रेस कर सकती है। राका वहां था लेकिन उसका ध्यान किसी की बातों पर ना होकर उस महल पर था। महल में इतना शोर होने के बावजूद यह मरघट सी शांति उसे चुभ रही थी। उसे दरवाजे की तरफ देखा तो वो अब भी बंद था। डी के निकलने के बाद बंद हुआ, यह उसे खुद नहीं पता था। अचानक ही उसने कहा, श्श। कॉरिडोर में सीढ़ियों की तरफ जाते जाते प्रथम रुका। हर कोई अपनी ही जगह पर जम गया। अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह घूरा और बोला, क्या हुआ? राका ने प्रथम और उदय से कहा, गार्ड्स कहाँ हैं? प्रथम ने बाहें सिकोड़ कर सामने कॉरिडोर के उस पार मेन गेट पर नजर डाली। लंबी गैलरी और बड़ा सा दरवाजा बंद था। दूसरी तरफ महल के बाहर बड़े लंबे विस्तार में फैले से गार्डन के आखिरी छोर पर एक कार खड़ी थी। काली रंग की चमकदार कार। कार की बैक सीट पर रत्ना थी। आंखों से दूर दिखाई देता महल चमचमा रहा था। वो कुटिलता से मुस्कुराई तो उनकी आंखों में भी वो खतरनाक हंसी तैर गई। उनके हाथ में एक गन थी और दूसरे में कोई रिमोट जैसा कंट्रोलर। उन्होंने कहा, इस वंश को ये खत्म कर दूंगी। सिर्फ मेरा बेटा और बेटी का होगा सब कुछ, सब कुछ। उसने आखिरी के दो शब्दों पर खासा जोर दिया। महल को अपनी जहरीली आंखों से देखते हुए उन्होंने कंट्रोलर पर कोई बटन दबाया। इसी के साथ महल के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। महल के पिछले हिस्से से आग की लपटें कुछ भी पलों में ऊंची उठने लगी। इधर महल के अंदर सब कुछ काला हो गया। धमाका सुनते ही मौनी और गायत्री जी के हाथ अपने कानों पर पहुंच गए। वो झुककर अपने घुटनों पर बैठ गई। धमाका इतना भयंकर था कि पैरों तले जमीन तक हिल गई। रघुवीर जी ने गायत्री जी को एकदम से पकड़ा और पूछा, आप ठीक हैं? फिर वो उदय से बोले, उदय, सबको महल से बाहर निकालो। अंधेरे में ही दूर दरवाजे के पास से आवाज आई, दरवाजा बंद है। राका वहीं फोन की टॉर्च जलाया था। इसी के साथ बाकी सबने भी अपनी टॉर्च जलाई। धमाका सबने सुना लेकिन आग के बारे में अब भी सब बेखबर थे। इसी बीच मौनी जाने किसी को फोन लगा रही थी। उसने खुद में ही बड़बड़ाया, ये डी और परी कहाँ चली गई? प्रथम ने भी तुरंत अपना फोन देखा। उस पर
परी का मैसेज था कि वो सीधा मोनी के घर जा रही है टी के साथ। ये पढ़कर प्रथम के चेहरे पर राहत आ गई। मानो कम से कम वो तो यहाँ नहीं है। ये जानकर उसे हल्का लगा। उसने उदय और राका से कहा, उदय और राका, स्पेयर कीज ढूंढो। ना मिले तो खिड़की दरवाजा जो मिले तोड़ दो। सबको बाहर निकालना है। इतने में अभिमन्यु बोला, मैं बैक डोर देख कर आता हूँ। इसी के साथ फायर अलार्म बज पड़ा, लेकिन वाटर स्प्रिंकल चालू नहीं हुए। गायत्री जी ने कहा, महल में आग लगी है। प्रथम ये सुनकर ही चिल्लाया, कम ऑन उदय, राका जल्दी करो। ओ गॉड, उदय आग। मौनी ऊपर के कॉरिडोर में पीली रोशनी देखकर चिल्लाई। सबने झटके से उस तरफ देखा। नीचे के गलियारों से धुआं निकल रहा था। इतने विशाल बड़े महल में मिनटों में आग फैल गई। यकीनन धमाके से महल के हिस्सों में शॉर्ट सर्किट हुआ था। रघुवीर जी एक गलियारे की खिड़की के पास पहुंचे। साथ ही बाकी सब भी किसी न किसी खिड़की को चेक करने लगे। ऊपरी हिस्से में आग दिखाई दे रही थी, मतलब वहां जाना बेवकूफी होगी। गायत्री जी को खांसी उठने लगी। मौनी उनके पास पहुंची। उसने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, आंटी, पल्लू से मुंह ढकिए, ब्रीथ। इतने में उदय उनके पास आया। उसने मौनी के दुपट्टे का कोना फाड़ा और उसके मुंह पर बांध दिया। सब अपने चेहरों पर रुमाल बांध चुके थे। रघुवीर जी ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जोर से मुट्ठी बनाई और शीशे में मारी। चंद्रशेखर जी गुस्से में बोल उठे, वो ब्रेक प्रूफ है, क्यों पागलपन कर रहे हो? रघुवीर जी ने चिढ़ते हुए कहा, ब्रेक प्रूफ बनवाना जरूरी था क्या? बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। प्रथम नीचे गलियारे में जाने लगा तो जोरदार आग की तेज लपटें गलियारे से बाहर को उड़ी। प्रथम पीछे को उछला। इसी के साथ सब चीखे, प्रथम। वो ठीक था। राको उसके पास आया। उसने उसे सहारा दिया और बोला, मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। इस महल को बनाया ही ऐसे है कि कोई इसमें घुसपैठ ही ना कर पाए। तभी रघुवीर जी की नजर दीवार पर पड़ी और उनकी आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया। आग की पीली रोशनी में उनका चेहरा गायत्री जी ने देखा। वो उनकी आंखों का पीछा करके दीवार देखने लगी। संयुक्ता जी का लाइफ साइज पोर्ट्रेट जल रहा था। यह पोर्ट्रेट उनके जिंदा रहने पर बनवाया गया था, लेकिन दूर से ही गायत्री जी की नजर रघुवीर जी पर थी। तभी वो बुरी तरह से चीखी, रघुवीर! ऊपर से जलता हुआ कुछ उनके ऊपर गिरा, मगर उससे पहले ही चंद्रशेखर जी उन्हें पीछे खींच चुके थे। प्रथम एकदम से राका की तरफ लपका, क्योंकि जाने कहां से उछटकर कुछ उसकी तरफ आया। जलकर गर्माहट से सजावटी सामान और बल्ब टूटने लगे थे। राका बोला, थैंक्स बड़ी। राका ने उसके पेट थपथपाई। प्रथम ने हल्के से हंसकर कहा, यहाँ से निकल कर तो इसके लिए ट्रीट देना। राका भी होने से हंसा और बोला, ना निकला तो सर से कहना मेरे होने वाले बच्चे और वाइफ का ध्यान रखें। यह सुनते ही प्रथम का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों के सामने अचानक ही परिणीता का चेहरा आ गया। हर बढ़ते समय के साथ आग भयावह होती जा रही थी। नीचे कॉरिडोर भी जलने लगा था। दूसरी तरफ जय की आंखें जरूरत से ज्यादा सख्त थी। दिया के एक फोन ने उसे रास्ते के सारे सिग्नल्स को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। महल में क्या हुआ, आरव की वीडियो, वो सब कुछ दिया ने जय को बता दिया। और साथ ही ये भी कि अंबर महल से गायब है। आग के बारे में दिया और परिणीता को नहीं पता था। ये सुनते ही जय की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। करीबन 100 की स्पीड से वो हाईवे से साई साई करके निकला। कुछ ही मिनटों में मौनी के घर के सामने उसने ब्रेक मारा। टायर घिसने की आवाज से वहां आसपास के घरों में लोग सिहर गए। जय ने कार बंद भी नहीं की और गेट खोलकर घर की तरफ भागा। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि बगल से गुजरता हुआ शख्स भी सुन ले। उसकी गर्म सांसें आग की लपटों से मालूम हो रही थी। दरवाजा पहले से खुला था। प्रणीता घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी, लेकिन जय उसे ना देखकर सीधा अंदर चला गया। वहां पहुंचते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। सिम्मे, शुभांगी जी के घर काम करने वाली लड़की और 10 गार्ड्स की लाशें जमीन पर ऐसे बिछी थी मानो फर्श हो, बेजान,
बेहरकत। चारों तरफ खून पुता हुआ था। यकीनन परिणीता अंदर खून की वजह से ही नहीं आई। जय की आंखों की नसें लाल हो चुकी थी, हाथों पर भी नसें उभर आई। दया ने लाश देखते हुए कहा, अंबर घर पर नहीं है, अब तो ख्याति भी भाग गई। हम क्या करेंगे जीजू? जय ने जोर से उंगलियां कसी और सख्त भाव से कहा, इस बार प्रिंसेस को माफी नहीं मिलेगी। दया ने सिर हिलाया और बोली, अयान भाई गायब है, हो सकता है अंबर को पता हो कि कहाँ है वो। जय ने कहा, तुम ढूंढ सकती हो दोनों में से किसी को। दया ने नाम में सिर हिलाया। तभी परिणीता दौड़ती हुई अंदर आई। उसकी आंखें खून की तरफ उठी तक नहीं। उसने एकदम से कहा, शौर्य का फोन है। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। दया ने एकदम से कहा, क्या कह रहा है? परिणीता बोली, और रत्ना को पहले से पता था कि हम गेल्टी पर अटैक करेंगे। शौर्य और सब बचकर निकल गए, पर जय उसकी तरफ मुड़ा और बोला, पर क्या? परिणीता ने आगे कहा, समर्थ को पकड़ लिया। दिया ये सुनकर सदमे में बोली, क्या? दिया ने अपना सिर पकड़ लिया। जय बोला, अब शौर्य कहाँ है? परिणीता बोली, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। शिट। दिया ने गुस्से में कहा, मैक्स स्पीड पर आएगा तब भी 1-1.5 घंटा लगेगा। जय ने कहा, परी तुम महल जाओ, प्रथम उदयराका से कहो सबका ध्यान रखें। और डी, तुम सर्वेश और रत्ना को ट्रेस करो। शौर्य से कहो यहाँ ना आए, जहाँ है वहीं से कमिश्नर से मिले। तुम दोनों जो भी कर सकती हो करो, मुझे प्रिंसेस का पता करके बताओ वो कहाँ है। परिणीता ने कहा, जिद में रुक रही हूँ। जय तेज आवाज में बोला, परी बहस नहीं, वापस जाओ। वो उसे खून खराबे से दूर रखना चाहता था। उसने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, मैं वादा करता हूँ प्रिंसेस को वापस लेकर आऊंगा। परिणीता की आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और 2 कदम उल्टे लेकर वापस चली गई। दिया इतनी ही देर में शौर्य के कमरे में गई। उसने वहां से लैपटॉप उठाया और लाशें लांघते हुए सोफे पर बैठ गई। जय कुछ सोचकर सीढ़ियों से ऊपर दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में वो गन लोड करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसने कुछ देखा, मगर फिर नजरअंदाज करके आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक ही रुका। कुछ कुछ सीढ़ियों पर खून से SS लिखा था। वो लिखा भी इस तरह था कि गौर करने पर ही समझा जा सके, वरना वो सिर्फ खून का ही धब्बा था। जय सीढ़ियों पर झुका, हर 2 सीढ़ी छोड़कर ये निशान देख सकता था। वो बोला, DSS क्या है? जय की बात सुनकर दिया ने पूछा, क्या? दिया लैपटॉप छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी। जय उस निशान को देखकर सोचने लगा। प्रिंसेस के गायब होने पर उसका दिमाग भी सुनसा हो चुका था। दिया ने आंखें सुगोड़ते हुए कहा, अयान भाई ने लिखा है। जय कुछ नहीं बोला। विराज सूर्यवंशी या सर्वेश सूर्यवंशी? दिया बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद बोली तो जय ने सिर झटका और बोला, अयान उन दोनों का नाम क्यों लिखेगा? कुछ और है ये। जय को अचानक ही कुछ खटका। लोकेशन, वो इस नाम को बहुत अच्छे से पहचानता है। दिया नहीं समझी। उसने असमंजस से पूछा, क्या? जय बोला, श्री श्रेयस SS सूर्यवंशों का होटल। इतना कि जय ने तेजी से अपने कदम घर के बाहर रखे और हवा की तेजी से निकल गया। श्री श्रेयस शहर के सबसे पुराने होटल्स में से एक, जो कि अपने खूबसूरत नक्काशीदार दीवारों के लिए काफी जाना जाता था। वो होटल इतना विशाल नहीं था, मगर इतना छोटा भी नहीं था। इस समय सारे होटल में सन्नाटा था। ना कोई गेस्ट, ना ही कोई वर्कर, मानो जैसे कर्फ्यू हो। होटल के दरवाजे पर 3 आदमी गन्स लेकर बिल्कुल चौकन्ने से पहरा दे रहे थे। उनकी नजरों से बचकर भीतर जाना मुमकिन नहीं था। ठंडी हवाएं और वो काली गहरी रात, हर ओर सिर्फ अंधेरा ही था सिवाय उस होटल के। फिर भी उजाला दिखना अलग था और आशा की किरण दिखना अलग। करीबन 2 घंटे हो गए थे अयान को बेहोश पड़े। जैसा ख्याति ने कहा था, उस चमचमाते फर्श को अयान का खून बखूबी रंग रहा था। उसकी सांसें बिल्कुल ही धीमी थी। कुछ और घंटे और वो मौत के मुंह में होगा। उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अचानक अयान के पंजे पर किसी ने पैर से झटका। अयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका शरीर कोई भी हलचल महसूस नहीं कर पाया। शायद दिमाग भी अपनी सोचने की शक्तियां खो चुका हो। किसी ने फिर से झटका। वो समर्थ था।
उसका दिल्ली से जयपुर आना, वो भी इतनी जल्दी, ये तो सिर्फ पर्सनल जेट से हो सकता था। समर्थ के पेट पर चाकू घोंपे जाने के दो निशान थे। खून से उसके कपड़े और शरीर गीला हो चुका था। अपनी पीठ के बल सीधा पड़ा हुआ समर्थ अब भी अपने होश में था। पिछले 15 मिनट से लगभग जब से वो यहाँ पड़ा हुआ था, अयान को उठाने की कोशिश कर रहा था। ख्याति वहां नहीं थी, लेकिन सर्वेश जी भी तो वापस आए होंगे, वो भी वहां नहीं थे। गार्ड्स उस विशाल हॉल के हर दरवाजे पर खड़े थे, जो गार्डन में खुलते थे। समर्थ कंधे और हाथ पर जोर देकर अयान की तरफ सरका। उसने खून से सनी हथेली से उसके गाल थपथपाए और एक बार पूरे हॉल पर नजर मारी। गार्ड्स गार्डन की तरफ मुंह करके खड़े थे। समर्थ दर्द बर्दाश्त करते हुए उसके और पास सरका। उसने कहा, हे अयान, उठो, प्लीज, हिम्मत करो, प्लीज। आह, पर वो नहीं उठा। समर्थ का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथ से उसकी सांस चेक की। उसे महसूस नहीं हो रही थी। अचानक ही अयान खांसा और समर्थ की जान में जान आई। समर्थ बोला, अयान प्लीज गेट अप, कहकर उसने अपने घाव पर हथेली रखकर खून रोका। अयान मुश्किल से आंखें खोल पाया। समर्थ ने कहा, तुम। उससे पहले अयान बहुत धीमी सी आवाज में बोला, "श्श, बोलोगे तो खून बहेगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। समर्थ को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई जूते टकटकाते हुए आ रहा था। समर्थ अपना घाव दबाते हुए अयान से दूर खिसक गया। अयान ने फिर से आंखें बंद कर ली। सर्वेश जी वहां आए और दोनों पर बारी बारी नजर डालकर वहीं एक सोफे पर बैठ गए। समर्थ उनके ठीक सामने फर्श पर था। वो लगातार उनकी आंखों में आंखें डाले देखने लगा। सर्वेश जी की आंखें उन दोनों पर हंस रही थी। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, थोड़ी तकलीफ और होगी। जब तक अंबर नहीं आती, उसके बाद आराम से तुम सब भगवान को प्यारे हो जाना, कहकर वो हंसने लगे। समर्थ भी हंसने लगा। उसे हंसते देखकर सर्वेश जी चुप हो गए तो समर्थ ने थूकते हुए कहा, थू। उसके मुंह से लार और खून मिक्स होकर टपक रहा था। वो आगे बोला, मैं छोड़, कहते कहते उसने फिर से थूका और बोला, हमारे यहाँ एक कहावत है, डेथ नेवर नॉक्स, मतलब मौत कभी दस्तक नहीं देती। तुझे संभल संभल कर रहना चाहिए। अचानक ही समर्थ कर रहा। उसके बालों में उंगलियां फंसाकर ख्याति ने उसका सिर बुरी तरह से खींचा। ख्याति की आंखों में डर नहीं था, बेहिसाब नफरत दिख रही थी वहां। उसने गहरे स्वर में कहा, किस पर इतना विश्वास है, उस अंबर पर या उस जय पर? समर्थ ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, ये विश्वास तो तुम्हें भी है ना, वरना मुझे और इसको अपनी ढाल बनाने के लिए जिंदा जिंदा नहीं रखती। कहते कहते उसने अयान की तरफ इशारा किया। ख्याति ने बिना कुछ कहे उसके बाल छोड़े और वहां खड़े एक गार्ड से बोली, नजर रखना इन पर। कहाँ जा रही हूँ? सर्वेश जी ने पूछा। शायद अभी तक उनको पता नहीं चला था कि रत्ना जी और ख्याति में खून का संबंध है। ख्याति ने उन पर नजर भी नहीं डाली और चली गई। दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल बाहर से भी जलने लगा था। आग की बड़ी बड़ी लपटें महल को अपने चपेट में ले चुकी थी। हैरत तो ये थी कि इतनी गंभीर सनसनी खबर के बाद वहां मीडिया और पुलिस नहीं पहुंची, बल्कि वहां तो एक गार्ड तो क्या, कोई कुत्ता तक नहीं था। महल के हॉल में चंद्रशेखर जी, रघुवीर जी, गायत्री जी, प्रथम, राका, मौनी और उदय बुरी हालत में थे। धुएं से सांसें रुकने लगी थी। गायत्री जी रघुवीर जी की ओर लड़खड़ाते कदमों से भर रही थी। एकदम से वो लड़खड़ा गई और वो एक बड़े से शोपीस को धकेलते हुए फर्श पर आ गिरी। आंटी! पास में ही खड़ी मौनी ने उन्हें पकड़ा। रघुवीर जी और बाकी सब उस ओर दौड़ पड़े। मौनी और चंद्रशेखर जी खुद खांसते हुए अधमरे हो गए थे। राका कहीं तो चला गया था। मौनी ने गायत्री जी का सिर अपनी गोद में रख रखा था। रघुवीर जी ने उनके गाल थपथपाते हुए कहा, गायत्री उठिए, गायत्री सुन रही हैं आप? गायत्री उठिए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वही डर जो संयुक्ता जी के पोर्ट्रेट के जलने का था, वही डर जो अंबर के यहाँ नहीं होने पर है।
गायत्री जी टस से मस ना हुई। चंद्रशेखर जी खांसते खांसते बोले, हमें जल्दी निकलने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाभी की सांसें धीमी हो रही हैं। यह सुनकर रघुवीर जी जोर देकर चिल्लाए, उठिए, गायत्री उठो, वेक अप प्लीज। कहते हुए उनकी आंखें गीली हो गई। तभी राका कहीं से जग उठा लाया। उसने गायत्री जी के चेहरे पर कुछ बूंदें छिड़की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मौनी से कहा, वदीना, पानी पिलाइए इन्हें। शायद उसने दिया को वदीना कहते सुना था, पर वो बेहोश है। मौनी ने कहा। इस पर प्रथम ने एकदम से कहा, उनकी सांस तो चल रही है ना मौनी, पानी गले में अटकेगा तो शी विल रेस्पॉन्ड। मौनी ने जब पानी गायत्री जी के मुंह से लगाया, पानी की कुछ बूंदें गले से उतरते ही गायत्री जी को जोर का फंदा लगा। वो अधबेहोशी में जोर से खांस उठी। रघुवीर जी ने एकदम से कहा, आप ठीक तो हैं? गायत्री जी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, फिर भी उन्होंने सिर हाँ में हिला दिया। मौनी ने तुरंत कहा, नहीं, ठीक नहीं है आंटी, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सबने आस पास देखा, हॉल की चीजें जलने लगी थी। मौनी ने उनका सिर फर्श पर रखा और उदय को देखकर बोली, फिर से कोशिश करिए, कोई तो दरवाजा होना चाहिए। इतने सारे डोर्स एंड विंडोज हैं, कोई एक तो हमें बाहर ले जा सकता है। उदय ने देखा मौनी की हथेली जलकर लाल हो गई, छाले दिखाई दे रहे थे। उसने सूखा सा घूंट निकला और प्रथम और राका से बोला, चलो। वो वहां से अलग अलग दिशाओं में चले गए। हालांकि वो दिशाएं उन्हें ज्यादा दूर तक भी नहीं ले जा पाएंगी, लेकिन महल का हॉल किसी घर से भी बड़ा था। उनके जाते ही मौनी ने चंद्रशेखर जी का रुख किया। उसने जब उनके आगे किया और बोली, पापा बैठ जाइए, हम सब यहाँ से निकलेंगे। चंद्रशेखर जी मुस्कुराकर बोले, जरूर निकलेंगे बेटा, निकलना ही पड़ेगा। सब डरे हुए थे, लेकिन सबका डर अपनों के लिए था। खुद की जान की परवाह से ज्यादा उन्हें एक दूसरे की चिंता थी। उदय बचता बचाता एक गलियारे से गुजरकर पूल साइड पहुंचा। पूल साइड शीशे का बना था, लेकिन वो भी अनब्रेकेबल, फायर प्रूफ। जाने क्या सोचकर चंद्रशेखर जी ने महल में इतना सब बदलाव कर दिया। उदय शीशे तक आया। उसने वहां सोफे के पास रखी कांच की टेबल दीवार में दे मारी। कुछ खरोच के अलावा कुछ ना हुआ। पूल साइड में खंभों पर आग की लपटें थी। कुछ बचे कुछ पर्दे पलक झपकते ही स्वाहा हो गए। आग की रोशनी में पानी ऐसे चमक रहा था जैसे लावा हो। उदय ने बेपरवाही से हथेली से कांच का टुकड़ा खींचा। उसके मुंह से जरा सी आह निकली। वो बुरी तरह से खसिया रहा था। हाथ में बची टेबल उसने शीशे की दीवार की कुंडी पर मारी, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटी। तभी ऊपर से दीवार पर चिपका लकड़ी का शोपीस उसके हाथ पर गिरा। उदय चीख कर पीछे हटा। जरूरत से ज्यादा आग बढ़ रही थी। पोल का जरा सा पानी भी कुनकुना चुका था। उदय दूसरी दिशा की तरफ बढ़ा। उसके जाते ही वो कुंडी छिटक कर गिर गई। शीशा आग की गर्मी से दरक गया। कहते हैं अग्नि हर एक चीज का अंत करने में सक्षम होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या सामान। एक और प्रथम कॉरिडोर की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। धुएं में सांस लेना भी बहाल हो रहा था, लेकिन प्रथम भी आगे बढ़ने लगा। ऊपर कई सारे कमरे थे, कई सारे और कॉरिडोर्स थे। आखिर उस महल की बेहिसाब खूबसूरती उसके लोगों में लालच भर रही थी। प्रथम आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही उसे राका ने आवाज लगाई। प्रथम आगे बढ़ते हुए रुका। उसने झटके से उसे देखा तो नीचे राका खड़ा उसे एक तरफ जाने का इशारा दे रहा था। प्रथम नीचे आया तो राका बोला, आग भर रही है प्रथम, चाहे जैसे भी बनाया हो महल, पर महल की दीवार को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। प्रथम उसकी निगाहों का पीछा करते हुए बोला, तो क्या सोच रहे हो तुम? वो एक और का बंद दरवाजा देखकर बोला, ये बेसमेंट है। वही बेसमेंट जिसमें अंबर को बचपन में धकेला गया था। राका ने सिर हिलाया और बोला, हाँ सर ने बताया मुझे, हम इसमें सेफ रहेंगे। राका की बात सुनकर प्रथम एकदम से बोला, लेकिन हम वहां बंद भी हो सकते हैं। अगर दीवार गिरेगी तो वो जगह भी बंद हो जाएगी, और सांस कैसे लेंगे, धुआं भर जाएगा, तो हम घुट कर वहीं मरे मिलेंगे। वो सही था। उन जवान लोगों के लिए शायद ये उपाय काम भी कर जाता, लेकिन गायत्री जी की खराब हालत में
उन्हें खुली हवा चाहिए, बेसमेंट नहीं। राका ने आंखें बंद की और बोला, मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि हमको सुरक्षित जगह चाहिए। फिलहाल वो बेसमेंट ही आखिरी ऑप्शन है। उदय ने पीछे से आते हुए कहा, पर सही नहीं, राका बहुत ही खराब आइडिया है। राका ने चिढ़ते हुए दोनों को देखा और बोला, तो यहाँ खड़े खड़े बातें मत करो, हम कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करने नहीं बैठे। आग भर रही है, कुछ करो। तभी मोहनी जोर से चीखी, उदय। तीनों ने झटके से उस तरफ देखा और बिना एक भी पल गवाए दौड़ गए। तीनों लड़के वापस हॉल में पहुंचे तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने विराज खड़ा था। विराज गायत्री जी को सहारा दे रहा था। रघुवीर जी ने कहा, आप बाकी सबको निकालिए, हम संभाल लेंगे। कहकर उन्होंने गायत्री जी को उठा लिया। उनके शरीर को देखकर हैरत करने जैसा नहीं था कि वे गायत्री जी को उठा पाए। विराज को देखते ही उदय ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या ट्विस्ट है। उसने इतनी धीमी आवाज में कहा था कि प्रथम और राका ही सुन सके। प्रथम भी उतनी ही धीमी आवाज रखकर बोला, फिलहाल काम चला लो, यहाँ से निकल कर देखते हैं। उनकी बात सुनकर राका बोला, इसे ही कहते हैं जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाना। उसके इतना कहते ही प्रथम बोला, उदय मौनी को देखो, राका तुम मेरे साथ आओ। विराज ने उन तीनों को देखते ही कहा, प्रथम वहां पूल की तरफ, जल्दी करो। उदय ने एकदम से कहा, वहां रास्ता कहाँ है। विराज ने उसको घूरकर कहा, हम वहीं से आ रहे हैं, शक बाद में कर लेना, पहले सबको निकालो यहाँ से। उसने गुस्से में कहा तो रघुवीर जी आदेश देकर बोले, मौत सिर पर खड़ी हो और आप लोगों को बकवास करनी है। प्रथम बेटे निकलिए यहाँ से। विराज आगे बढ़ा, बाकी सब उसके पीछे थे। चंद्रशेखर जी ने धीरे से प्रथम और राका से कहा, इतना अच्छा महल बनवाकर क्या कर लिया मैंने। कहकर उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। लड़के मुस्कुरा पड़े। विराज जलती हुई चीज पैर से धकेलता वो आगे पहुंचा। वहां अब तक बड़ा सा झूमर गिरा पड़ा था, जिससे पुल की ओर जाते गलियारे का दरवाजा चौक हो गया। शिट, वो देखकर विराज का दिमाग खराब हो गया। वो झूमर हटाने आगे बढ़ा। उसने जैसे ही उसे छुआ तो तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वो गर्म होकर तपने लगा था। राका चंद्रशेखर जी को वहीं छोड़कर आगे आया। उसने विराज से कहा, तुम्हारे पीछे फर्श पर कालीन है, उठाकर इस पर डालो। विराज ने पीछे देखा और जाकर कालीन उठा लाया। उसने कालीन झूमर पर ढक दी। विराज ने राका को देखते हुए कहा, 3 गिनने पर उदय भी मौनी को छोड़कर झूमर को धक्का देने आगे बढ़ा। रघुवीर जी गायत्री जी को लेकर खड़े थे। 1 2 3, तीनों ने एक साथ धक्का मारा। जमीन खरोचते हुए अजीब सी चिड़चिड़ी आवाज के साथ ही झूमर एक और हो गया। विराज ने बाकी को निकालने का इशारा कर दिया। वो पोल की तरफ गए। वहां की लपटें और ऊंची हो रही थी। ज्यादा धुआं भी यही था, क्योंकि फूटे शीशे से धुआं बाहर नहीं निकल रहा था। रघुवीर जी ने सबको निकलते देखा और फिर खुद भी निकले। धीरे धीरे सब गार्डन में आ चुके थे। उनके सामने महल धधक रहा था। रघुवीर जी अब भी उस महल को देखते जा रहे थे। उनकी आंखों में नमी उतर आई। चंद्रशेखर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो हौले से बोले, हमारी संयुक्ता, उनका चित्र वही एक निशानी थी शेखर। चंद्रशेखर जी की भी आंखें नम हो उठी। वो बोले, रघु, समझता हूँ मैं, पर अभी भाभी को तुम्हारी जरूरत है, मैं अंबर को ढूंढता हूँ। रघुवीर जी ने कहा, अगर पूरे शहर की पुलिस भी चाहिए तो वो भी ले लो, हमें हमारी बेटी हमारे सामने चाहिए। तभी तक प्रथम ने कहा, राका, सबको पूर्वी गजीबो तक ले चलो। अचानक ही कोई गला फाड़ कर चीखा, प्रथम, फूफा जी। हर कोई उस आवाज को अच्छे से पहचानता था। प्रथम सब कुछ छोड़कर आवाज की ओर भागा। आवाज दूर से ही आ रही थी। वो महल से काफी दूर खड़ी थी। परिणीता बेतहाशा महल की तरफ भागते जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। प्रथम ने दूर से ही आवाज दी, मगर वो जैसे बहरी हो चुकी थी। वो भी अपनी गति में तेजी लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। परिणीता महल तक पहुंची ही थी कि उसे अपनी कलाई पर खिंचाव महसूस हुआ। वो बिना उसकी तरफ देखे छुटने को छटपटाने लगी। प्रथम का उसको पुकारना भी वो नहीं सुन पा रही थी। जैसे उसने कार महल तक लाने से पहले ये सोचा ना हो।
और इस भयावह दृश्य से वो सदमे में जा चुकी हो। प्रथम ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और चिल्लाया, परी, परी सुनो, देखो मैं ठीक हूँ, देखो। परिणीता ने उसकी और पलकें उठाई। उसने आंसू भरी नजरों से प्रथम को देखा, धुंधला सा मासूम सा चेहरा, और इसी के साथ ही वो प्रथम के गले लग कर रो पड़ी। प्रथम ने उसे जोर से अपनी बाहों में कस लिया और आहिस्ता से उसके बाल सहलाने लगा। उसने रोते रोते कहा, मैं डर गई थी प्रथम, मैं बहुत डर गई थी। प्रथम बोला, शांत हो जाओ, हम सब ठीक हैं, सब सुरक्षित हैं। उसने परिणीता के आंसू पोंछे और बोला, डी कहाँ गई, तुम साथ थे ना? परिणीता ने फूली फूली सांस लेते हुए कहा, वो जीजू के साथ है, अंबर को ढूंढने गए हैं। प्रथम ने हाँ में सिर हिलाया और वापस पूर्वी गजीबों की ओर बढ़ा। गायत्री जी को संगमरमर के फर्श पर लिटाया हुआ था। परिणीता ने दूर से ही सबको देखा और सबको सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में राहत उतर आई। विराज पास ही छोटे से आर्टिफिशियल पॉन्ड से पानी भर लाया। उसने गायत्री जी के चेहरे पर छिड़का तो वो अनमना कर उठी। उदय ने राका से कहा, तुम यहाँ सिक्योरिटी बुलाओ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। गायत्री जी ने आंखें खोली तो सामने रघुवीर जी का चेहरा था। उन्होंने पुतलियां घुमाकर सबको देखा और फिर हल्के से कहा, अभिमन्यु। अभिमन्यु उन सब में नहीं था। पंडिता ने अभिमन्यु को वहां न पाकर प्रथम से पूछा, अभिमन्यु कहाँ है? विराज ने सोचा और बोला, जब हम अंदर गए थे हमने छोटे को नहीं देखा। गायत्री जी एकदम से उठ बैठी। उन्होंने रघुवीर जी से कहा, हमें हमारा बेटा चाहिए। वो विनती करती करती खुद ही उठकर फिर से महल की तरफ तेजी से चल दी। चंद्रशेखर जी ने एकदम से कहा, भाभी रुक जाइए। रघुवीर जी ने उन्हें पकड़ा और बोले, रुकिए रुकिए, हम ले आएंगे उसे। अभिमन्यु ठीक होगा, शांत हो जाइए। हालांकि मन उनका भी बैठ गया था। मौनी ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, तब तक प्रथम अंदर जाने को हुआ तो परिणीता ने उसे पकड़ लिया। प्रथम बोला, मुझे जाना पड़ेगा परी, छोड़ो। उदय ने एकदम से कहा, मैं चाहता हूँ तुम रुको। अचानक चंद्रशेखर जी चिल्लाए, रघु। देखते ही देखते रघुवीर जी उनकी आंखों से ओझल हो गए। फूफा जी, परिणीता के मुंह से एकदम से निकला। गायत्री जी उनके पीछे दौड़ी, लेकिन मौनी ने उन्हें रोका और बोली, आंटी प्लीज प्लीज। गायत्री जी ने उसे झटका और बोली, तो क्या हम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखें? वहां हमारा परिवार हमारी आंखों के सामने। मौनी ने सबको देखा और बोली, पाइप्स का अरेंजमेंट करो, जितना हो सके हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जल्दी करो। गायत्री जी को छोड़कर सारे के सारे कहीं चले गए। दूसरी तरफ कार हवा को भी पीछे छोड़ते इतनी तेज गति से सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। जय सबसे सुनसान रास्ते से होटल की तरफ बढ़ रहा था। आज जीवन में पहली बार उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी धड़कनें किसी धोखने सी थी जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रहा था। स्टीयरिंग पर उंगलियों की कसावट में रुका हुआ खून उसके गुस्से को दिखा रहा था। आंखें छोटी छोटी करके और बहुत सिकोड़ कर उसकी निगाहें रास्ते पर थी। अचानक ही उसने स्टीयरिंग जोर से पकड़ी और 180 डिग्री पर घुमा दी। इसी के साथ जोरदार ब्रेक मारा। कार 100 मीटर दूर से घसीटती चली गई। पहियों की आवाज के साथ ही जमीन पर काले निशान उभर आए। जय खिड़की से लगातार सामने देख रहा था। अंबर सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। कार अंबर से 10 फीट दूर रुकी। जय एकटक उसे देखने लगा। सारी चिंता, सारी परेशानी मानो उसे देखते ही हवा हो जाती थी। अंबर के माथे और हथेली पर खून लगा था। जय कार से निकलकर उसके पास आया। उसने अंबर से कहा, तो आपको याद है कि आपको मेरा इंतजार करना है? कहकर जय ने रुमाल निकाला और उसके माथे से खून पोंछने लगा। अंबर बोली, कौन जी, मुझे जाना है। जय के चेहरे पर फिर से चिंताएं घिर आई। उसने कहा, नहीं। अंबर ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोली, अगर मैं किसी को बचा सकती हूँ और फिर भी आंखें बंद कर लूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे अयान को बचाना है और मैं ये करूंगी। ये सुनकर जय ने गहरी सांस ली और एक कदम पीछे हटा। उसने रुमाल से उसकी हथेली पहुंचते हुए कहा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आप कहीं नहीं जा रही। अंबर ने अपना हाथ झटका। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। अंबर बोली, अगर ये कहानी अधूरी रह गई तो खत्म नहीं हो पाएगी। रत्ना को मुझसे नफरत है।
आप अकेले इसको खत्म नहीं कर सकते। उसने ये कहा तो जय की उंगलियां कस गई। वो बोला, ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। उसने एक और बाहर कहा तो अंबर ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, आखिरी बार। जय बोला, ओके फाइन। जय ने उसके हाथ में गन रखी तो अंबर ने अपनी ग्रेट ट्रेक जैकेट से गन उसके सामने कर दी। जय ने अपनी गन वापस रख ली। जय बोला, क्या करने वाली हैं आप? अंबर ने 2 पल अपनी गन देखी और बोली, पता नहीं, उसने मुझे होटल आने को बोला था। जय बोला, जैसा वो कहती है आप वो करिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहकर जय ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बाल बिखेर दिए। अंबर उसे अजीब नजरों से देखती रह गई। अंबर ने अपनी गन वापस रखी और 2 कदम लेकर अपनी कार में जा बैठी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और फिर साइड मिरर में जय को वहीं खड़ा पाया। अगले ही पल वो रफ्तार बढ़ाते हुए निकल गई। जय तुरंत गाड़ी तक पहुंचा और उसमें से फोन लेकर उसने दिया को फोन मिलाया। दिया ने रिंग पूरी होने से पहले ही फोन उठाया। जीजू, अंबर का फोन ऑन हो गया है, किसी सुनसान। जय ने उसे टोका और बोला, जानता हूँ तुम उन्हें ट्रेस करती रहो और शौर्य से कहो कि जल्दी करे। और कमिश्नर से कांटेक्ट हुआ या नहीं? दिया ने सिर झटका और हल्के से खिसियाकर बोली, नहीं ना जीजू, वो कमिश्नर सीएम के साथ मीटिंग में है। कोई कंट्रोवर्शियल मीटिंग चल रही है। शौर्य का अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जय ने गुस्से में कार के पहिए पर लात मारी और बोला, ध्यान से सुनो। कहकर उसने दिया से कुछ तो कहा। कुछ देर बात करने के बाद दिया बोली, हाँ ये तो मैं कर दूंगी, मैं शौर्य से बात करती हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले फोन रखकर वो कार में बैठा और स्टेयरिंग घुमाकर भर भराते हुए निकल गया। अंबर की कार सड़कों के बीच से निकलकर कहीं तो बढ़ रही थी। उसकी कुछ दूरी पर जय भी उसे देख पा रहा था। अंबर ने मिरर व्यू में देखा, फिर वो सीधी चलती रही। सड़क पर काफी सारी गाड़ियां थी, लेकिन अंबर की पोश दूर से ही पहचानी जा सकती थी। जय बराबर उसको फॉलो करता जा रहा था, हालांकि दोनों ही जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। अचानक सड़कों पर कार बढ़ने लगी। अपोजिट लेन रोड से क्रॉस डाइवर्ट होकर इसी तरफ से निकल रही थी। जय ने डिवाइडर से इस तरफ झांका तो कुछ नहीं था। यहाँ तक कि गाड़ी की आवाजाही इस ओर से भी चल रही थी। जय ने अपनी तरफ आती गाड़ियां देखी। वो 7-8 कार जय के जाने का रास्ता बंद कर रही थी। अंबर ने उड़ती सी नजर मिरर व्यू में डाली तो झटके से ब्रेक दे मारा। जय की जीप से सामने से आती हुई कार टकराई। जय ने एकदम से ब्रेक दबाया और एक कट मार कर गाड़ी मोड़ी। वो कार फिर भी उसकी कार को पीछे धकेल गई। फूटी हुई हेडलाइट और जय की जलती हुई आंखें सामने कारों पर थी। तभी दूसरी किसी गाड़ी ने आती जाती गाड़ियों में से किसी को ठोका। अंबर उतरने ही लगी कि उसका फोन बजा। उसने देखा तो वही नंबर था। वो फोन उठाकर बाहर आई। पहली बार उसने अपने हाथ में कंपन महसूस किया। फोन कान से लगाते ही ख्याति बोली, डर लगा? अंबर बोली, तुम किसी को कुछ नहीं करोगी। वो आदेश दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा था। ख्याति बोली, कर तो सकती हूँ ना यार, अभी कोई बाकी है? वो फिर बड़े आराम से बोली, मानो ये कि शहर के सबसे चलते इलाके में तबाही बेहद आम है। अंबर बोली, तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, मैं आ रही हूँ। ख्याति ये सुनकर ही हंस पड़ी। अंबर ने मुड़कर जय की कार देखी। कार थोड़ी ही डैमेज थी, मतलब जय ठीक होगा। उसने सामने से ख्याति की आवाज सुनी, ना ना छोटी, अब तुम्हें इतना भी कष्ट नहीं दूंगी, तुमको आना नहीं पड़ेगा, मैं उठवा लूंगी। अचानक से अंबर के हाथ से फोन छूटा और अगले ही पल झटके से हाथ कंधे पर पहुंचा। एक सहायक कंधे पर इंजेक्शन घुसा चुका था। अंबर की आंखें घूम गई और वो सड़क पर ही ठहर गई। आसपास एक कार गुजर कर जा रही थी। तभी वहां एक कार आई और अंबर को उसमें डालकर गायब हो गई। उन गाड़ियों ने जय की कार को ऐसे घेर रखा था कि वह कुछ देख भी नहीं पाया। तभी एक कार पूरी स्पीड में रिवर्स में आई और सीधा जय के बोनट से टकराई। कार झटके से पीछे दूसरी गाड़ी में ठुकी और बंद हो गई। गाड़ियां एक एक करके हटने लगी और कुछ ही मिनटों में सड़क साफ हो गई। सिवाय जय और अंबर की गाड़ी के वहां आवाजाही शुरू हो चुकी थी।
जय बिना एक भी सेकंड गवाए निकला और पोर्च की ओर दौड़ा। अंबर उसमें नहीं थी। उसने बालों में उंगलियां फंसाई और आसमान की तरफ देखकर जोर से चीखा। इसी के साथ वो पोर्च लेकर चल दिया। इधर सूर्यवंशी महल में एक और वो पांचों आग बुझाने में लगे थे, लेकिन वहां आग बुझाना असंभव सा दिखाई दे रहा था। मौनी खिड़कियों पर पाइप से पानी उड़ाते हुए अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धुएं से सब कुछ धुंधला हो चुका था। प्रथम ने उदय और राका से कहा, मेरे कहने पर लात मारना। उसने इशारे से दोनों को और खुद को एक खिड़की के आगे खड़ा किया। मारो, उसने कहा तो लड़कों ने एक साथ जोरदार लात खिड़की की लकड़ी पर मारी। लकड़ी जलती हुई अंदर की तरफ जा गिरी। उदय ने परिणीता से कहा, परी इधर लाओ पाइप। यहाँ की मूर्तियां या कुर्सियां धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप से आग बुझाने में लगे थे। परिणीता ने जल्दी से पाइप उस दीवार पर डाला। साथ में मौनी भी आ गई। चंद्रशेखर जी एक और खड़े किसी पर पूरी तरह से गरज रहे थे। उन्होंने रघुवीर जी जिस दिशा में गायब हुए थे वहीं देखा। उनकी आंखें गीली हो गई। आज स्टेज पर जब उन्होंने आरव का वीडियो देखा, तब रघुवीर जी ने उनसे कहा था, बाईसा को अपनी बेटी कहते हो ना, हमें कुछ हो जाता है तो तुम उन्हें संभालोगे। हम आज तक तुमसे सब कुछ एक दोस्त के नाते कहते आए हैं। आज पहली बार विनती कर रहे हैं, हमारी नहीं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। प्लीज वचन दो। चंद्रशेखर जी के कानों में रघुवीर जी के शब्द गूंज गए। उनका जबड़ा कस गया। वो मन में ही बोले, तुम ठीक नहीं लौटे तो नर्क में आकर गोली मारूंगा। अंदर रघुवीर जी सीधा हॉल की ओर बढ़े। फिर तो वो थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं था, मगर वो आग थी जो लोहे को भी जलाकर पिघला दे। अभी उन्होंने चारों तरफ देखते हुए आवाज लगाई। अभिमन्यु कहीं दिखाई नहीं दिया। वो हॉल से कुछ दूर थे, जहां कई दिशाओं में सीढ़ियां और गलियारे अपनी अपनी राह जाते थे। बरामदे में पौधे भी जलकर राख हो रहे थे। वो सावधानी से आगे बढ़ी कि अचानक कोई बल्ब फूटा और कांच उछटा। उनकी बाजू पर शर्ट को छूकर टुकड़ा निकल गया और खून बह आया। वे घाव नजरअंदाज करके आगे बढ़े। उन्होंने पैर से सोफे को परे धकेलते हुए आगे कदम बढ़ाए। पिलर से टिककर अभिमन्यु अर्ध बेहोश पड़ा था। रघुवीर जी ने आवाज लगाई, अभिमन्यु। उसने रघुवीर जी को सुना तक नहीं और रघुवीर जी यहाँ वहां देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें महसूस हुआ कि अभिमन्यु की आंखें खुली तो थी, मगर वो होश में नहीं था। वो दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने उसे हिलाया तो वो कराह उठा। रघुवीर जी तुरंत एक कदम पीछे हटे। उसकी पीठ पर कंधे से लेकर कमर तक का गहरा मोटा घाव था। साथ ही साथ उसके सिर से भी खून बह रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने उन्हें देखा, उसका शरीर जमीन पर ढह गया। उसने मरे मरे स्वर में कहा, जाइए बाहर, बाहर जाइए, बाहर जाइए बाप। आधे अधूरे शब्द रघुवीर जी सुनकर अनसुना कर गए। उन्होंने किसी जलते पर्दे को खींचा और उसे फाड़ कर उसके सिर से बांधा ताकि खून रोका जा सके। उन्होंने अभिमन्यु को सहारा देकर खड़ा किया और अपनी पीठ पर ठोकर बाजू गले में डालकर पकड़ ली। वो आगे बढ़े तो पीछे अभिमन्यु के पैर खिसकने लगे। अचानक ही उन्हें अभिमन्यु के शरीर का भार कम सा लगा। तीनों लड़के उनके साथ थे। इसी के साथ लड़कों को एक और हाथ महसूस हुआ। विराज उनके साथ बराबर में खड़ा था। लड़कों ने अभिमन्यु को पकड़ा तो विराज ने रघुवीर जी को थाम लिया। अंकल जल्दी, राका ने कहा। सब एक एक करके फिर से बाहर निकलने लगे कि अचानक ऊपर से कुछ गिरा। राका ने प्रथम और उदय को खिड़की के बाहर धकेला और खुद पीछे हटा, मगर उससे पहले ही उसके ऊपर जलता हुआ लकड़ी के शेर का मुंह गिरा जो दीवार पर चिपका था। उदय चिल्लाया, राका। बाहर से मौनी और परिणीता इस तरफ भागी। प्रथम ने एकदम से कहा, उदय मैं इसे लेकर आता हूँ, तुम अभिमन्यु को हॉस्पिटल लेकर जाओ। उदय ने उसे देखा और गहरे स्वर में कहा, भाई आत्मा शरीर में ही लेकर आई हो प्लीज। प्रथम ने सिर हिलाया। राका के पेट पर वो शरीर का मुंह अभी भी जल रहा था। उसका साइज इतना बड़ा और भारी था कि राका हिल भी नहीं पाया। प्रथम ने कहा, राका निकलने की कोशिश करो। राका बोला, नहीं हो रहा, चल रहा है। राका उसके नीचे मुश्किल से हिल पा रहा था। प्रथम ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन लगभग सब कुछ जल गया था। उसने सिर झटका और जोर से चीखते हुए हाथ से उसे धक्का दिया।
राका का पेट और पैर चलने लगे, मगर फिर भी उसने सरकने की कोशिश की। वो मुंह जरा सा हिला। प्रथम ने राका की ओर जाकर उसको दोनों हाथों से खींच डाला। राका बाहर निकल आया, मगर वो बुरी तरह से चल चुका था। प्रथम ने हाथों से उसके शरीर की थोड़ी बची आग बुझाई। उसने उसे कंधे पर डाला और उसी खिड़की से बाहर निकल आया। प्रथम की पीठ जल रही थी और अब तक उसे महसूस न हुआ। बाहर आते ही विराज ने उस पर अपनी जैकेट डाल दी। रघुवीर जी ने चंद्रशेखर जी से कहा, शेखर, कार निकालो। चंद्रशेखर जी ने कहा, उदय, परी, जाओ गाड़ियां निकालो। मौनी, तुम जाओ भाभी को देखो। प्रथम राका के पास घुटनों पर बैठा था। राका की आंखें बंद थी। प्रथम ने उसकी नाक पर हाथ रख कर चेक किया तो सांसें बहुत धीमी थी। प्रथम बोला, तुम मर नहीं सकते, प्लीज यार, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। कुछ देर पहले जो राका ने उससे कहा था वो उसके दिमाग में घूम रहा था। उसके साथ ही परिणीता के मुंह से भी निकला, नो प्रथम। प्रथम भी उसके बगल में ठह गया। आगे क्या होगा? क्या प्रथम ख्याति का ठिकाना ढूंढ पाएगा? क्या जय सही समय पर पहुंच पाएगा? रत्ना और ख्याति क्या क्या राज खोलने वाली हैं? क्या यान और राका बच पाएगा? क्या रत्ना और ख्याति का खेल खत्म हो पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन, बाय बाय।